तो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू पाई वेयर फिजिक्स इज एवरीथिंग। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 4 है, पार्ट 2 है इसका। पार्ट 1 में हमने मोशन फोर्स का थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा था, साथ में काइनेमेटिक्स का रिवीजन किया था और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एज वेल एज हमने पढ़ा था मास और वेट। आज की वीडियो में हम टेंशन के बारे में पढ़ेंगे, इसके 2 केसेस के बारे में पढ़ेंगे और अगर टाइम बच गया तो मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम भी कंप्लीट कर देंगे आज ही। तो टेंशन क्या होता है जल्दी जल्दी पढ़ते जाते हैं क्योंकि इसके केस थोड़े लेंथी है। टेंशन, व्हाट इज टेंशन? अभी जो स्टेटमेंट लिख रहा हूँ ना, ये गौर से सुनना और याद हमेशा रखना कि टेंशन इज अ फोर्स। टेंशन इज अ फोर्स, इज अ फोर्स। अगर टेंशन फोर्स है तो इसका यूनिट भी क्या होगा? न्यूटन। टेंशन इज अ फोर्स विच इज exerted by स्ट्रिंग मतलब कोई भी धागा, रस्सी, कोई भी रोप वगैरह, बाय स्ट्रिंग ऑन अ बॉडी। टेंशन एक ऐसी फोर्स होती है कि जब आप किसी धागे से कोई भी वेट, बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट आपका लटकाओ तो उस धागे पर एक फोर्स लगती है, एक फोर्स एक्सर्ट होती है जिसको हम टेंशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ऊपर एक वॉल है, आपने रस्सी बांधी और नीचे कोई भी ऑब्जेक्ट आपने रख दिया तो इसका वेट होगा। वेट हमेशा कहाँ ऐड करता है? डाउनवर्ड। ये हमेशा याद रखना, वेट ऑलवेज एक्ट टूवर्ड डाउनवर्ड। तो वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड, तो इस रस्सी पर एक फोर्स एक्सर्ट होगी और वो एक्ट करेगी अपवर्ड। और जो फोर्स एक्ट कर रही होगी अपवर्ड रस्सी पर, वो फोर्स होगी टेंशन। अब एक बात ध्यान रखना कि वेट और टेंशन, और जब भी वेट और टेंशन बराबर होते हैं तब बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है। अभी इक्विलिब्रियम हमारा चैप्टर आएगा, इक्विलिब्रियम वेक्टर के बाद छठा चैप्टर है हमारा इक्विलिब्रियम में। हम सब पढ़ेंगे समेशन ऑफ ऑल फोर्स इज इक्वल टू 0, ये सब हम पढ़ेंगे। तो ये बात अभी तक ये ध्यान रखो कि टेंशन एक ऐसी फोर्स है जो कि रस्सी पर पड़ती है जब उसके साथ कोई चीज़ हम बांधे। टेंशन इज द फोर्स एक्सर्ट विच इज एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग ऑन अ बॉडी। इसका जो यूनिट हमने इसका जो यूनिट पढ़ा है वो न्यूटन, ये भी आप ध्यान रखें क्योंकि ये एक फोर्स है। तो अब पढ़ते हैं इसके केसेस ऑफ द केसेस ऑफ टेंशन। केस ए। केस में क्या है? एक स्टेटमेंट दी गई है कि बोथ बॉडीज आर मूव्स वर्टिकली, जब 2 बॉडीज वर्टिकली मूव करे, व्हेन 2 बॉडीज मूव वर्टिकली। अब यहाँ पर वर्टिकली कैसे मूव करते हैं? यहाँ पर देखिए कि एक पुली है, पुली में जो टायर टाइप होता है ना, पुली जो कुएं से पानी निकालने के लिए काम आता है। तो यहाँ पर एक पुली है, यहाँ पर एक रस्सी है और वो रस्सी घूमकर उस तरफ जा रही है नीचे की तरफ। यहाँ पर एक वेट है, यहाँ पर भी एक वेट है। ये वाला वेट ज़्यादा है, इसको हम नाम दे देते हैं M1 और ऊपर वाले को नाम देते हैं M2। ये याद रखा। अब इसका होगा वेट, ये है मास है इसका वेट क्या होगा? W इज इक्वल टू mg। तो W2 इज इक्वल टू M2g और M1 है, मास 1 है तो W1 इज इक्वल टू M1g। टेंशन भी है इसका जो एक्ट करेगा अपवर्ड, और इसका वेट क्या करेगा? डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो इतने हैं स्टेटमेंट्स में। इसका नाम देते हैं हम A और इसका नाम दे देते हैं B, ऑब्जेक्ट A ऑब्जेक्ट B। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखने वाली ये है कि जो बॉडी A है, जो ऑब्जेक्ट हमारा A है, वो जा रहा है नीचे की तरफ। जब भी कोई बॉडी वर्टिकली हो और लटक रही हो किसी स्ट्रिंग के थ्रू, रूप के थ्रू, और वो नीचे जा रही हो, इसका मतलब है कि उसका जो वेट है वो ज़्यादा है उसकी टेंशन से। अगर टेंशन ज़्यादा होता तो ऊपर जा रही होती बॉडी, ऑब्जेक्ट, लेकिन इसमें वेट ज़्यादा है इसलिए बॉडी नीचे जा रही है। वेट ज़्यादा इसलिए बॉडी नीचे जा रही है। अब यहाँ पर बात ये फॉर्मूला बनेगा F1, क्योंकि मास 1 है, ऑब्जेक्ट 1 है। M1 इज इक्वल टू W1 माइनस T। वेट ज़्यादा है तो W से हम T को माइनस कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर बॉडी B पर आए हम, बॉडी B पर आए तो यहाँ पर टेंशन ज़्यादा है
वेट से, क्योंकि बॉडी कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ, ये सर्कल यूं चल रहा है, बॉडी बी जो है ऊपर की तरफ जा रही है, तो F2 क्या होगा हमारे पास, इज इक्वल टू T माइनस W2, T माइनस W2। थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर देता हूँ, T माइनस W2 इधर तक तकरीबन। तो अब यहाँ पर एक और चीज़ गौर करने की ये है कि W1 किसके बराबर है, W1 किसके बराबर है, M1G के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे F1 इज इक्वल टू M1G माइनस T, ये हमारी इक्वेशन ए बन गई है। और यहाँ पर W2 किसके बराबर है, M2G के, तो F2 इस इक्वेशन में हम लगा देंगे F2 इज इक्वल टू T माइनस M2G, सॉरी T माइनस M2G, ये हमारी इक्वेशन बन गई बी। ओके, अब बताऊँ क्या करो, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था, कि F इज इक्वल टू MA, F इज इक्वल टू MA। तो यहाँ पर F क्या है, F1, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, M1A इज इक्वल टू M1G माइनस T, और यही फॉर्मूला इधर लगा लो, M2A इज इक्वल टू T माइनस M2G। ये हमारे पास बन गया एक फॉर्मूला, इक्वेशन ए, इक्वेशन बी। अब इन दोनों इक्वेशन कर दो ऐड, अब बताओ क्या करो, M1A प्लस M2A कर दो, M1A प्लस M2A, M1A प्लस M2A इज इक्वल टू इसको इसके साथ, क्योंकि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, तो M1G माइनस T प्लस ये T माइनस M2G, T से कर दो कैंसिल। अब यहाँ पर साथ में ये लेके चलते हैं कि A इधर कॉमन ले लो, यहाँ पर क्या बचा, M1 प्लस M2, और यहाँ पर क्या बचा, M1G, और यहाँ पर ये M1G माइनस M2G, M1G माइनस M2G। यहाँ पर एक और चीज़ कर दो, M1 प्लस M2 इज इक्वल टू, G को कॉमन ले लो, M1 माइनस M2, G को ले लो कॉमन। अब यहाँ पर ये पूरा मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जगह क्या करेगा, डिवाइड, तो A इज इक्वल टू M1 माइनस M2G अपॉन M1 प्लस M2, ये कर लो। यहाँ पर हमने केस ए में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकाल लिया है। अब नीचे चलो, अब टेंशन को निकालो यहाँ तक, क्योंकि थोड़ा सा इधर सेम ही चीज़ है। हमने यहाँ पर किया था दोनों इक्वेशंस को प्लस, क्या किया था, प्लस, लेकिन यहाँ पर हम करेंगे टेंशन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। तो यहाँ पर मैं इन दोनों, हमने इधर प्लस किया था, अब करेंगे हम डिवाइड टेंशन को फाइंड करने के लिए। M1A डिवाइडेड बाय M2A इज इक्वल टू M1G माइनस T अपॉन T माइनस M2G। ए से ए कट गया, हमने इधर ही काट दिया, और फिर कर दो इनको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। सही है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है अगर एक एक स्टेप करके बताऊँ ना। थोड़ा आपको इतना तो पता होगा, मैथमेटिक्स में भी और मैट्रिक में है। तो यहाँ पर कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो M1, अभी इसको ऊपर लेके जाओ, इस चीज़ को ऊपर लेके जाओ, तो T माइनस M2G, और इसको यहाँ लेके जाओ, इज इक्वल टू M2 M1G माइनस T। अब इसको पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर M1T माइनस M1 M2G इज इक्वल टू M1, इसको M2 को M1G से मल्टीप्लाई किया तो M2 M1G लिख दो या M1 M2G लिख दो, बात एक ही है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो M2T, अब M1T, अब यहाँ पर जो M2T है उसको यहाँ लेकर आओ,
और जो m1 m2 g माइनस का है उसको वहाँ जगह लेकर आओ, दोनों की साइन हो जाएगी चेंज। अब यहाँ पर m1t और यहाँ पर m2t प्लस माइनस का यहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, तो m2t इज इक्वल टू m1 m2g और यहाँ पर m1 m2g माइनस का वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, तो m1 m2g। ओके, अब थोड़ा नीचे चलो, m1 m2t यहाँ पर t ले लो कॉमन और इधर क्या बचा m1 प्लस m2, इधर क्या बचा, दोनों में टी कॉमन लिया तो इधर क्या बचा m1 और इधर क्या बचा m2 इज इक्वल टू m1 m2g प्लस m1 m2g, एक गधा दो गधे, तो m1 m2g 2m1 m2g 2m1 m2g। अब ये पूरी वैल्यू यहाँ पर क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, तो वहाँ जगह क्या कर रही है, यहाँ मल्टीप्लाई कर रही है, वहाँ जगह क्या कर रही है, डिवाइड, तो t इज इक्वल टू 2m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ओफ, तो ये था केस ए में हमने एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड की। अब चलते केस बी की तरफ। केस बी की तरफ इस पूरे को मैं रेस कर लेता हूँ जो भी हमने लिखा है, क्योंकि केस बी है तो इतना बड़ा नहीं, लेकिन फिर भी इसको पूरे को मिटा देता हूँ। ओके, तो केस ए में एक्सेलरेशन हमने फाइंड की, टेंशन फाइंड की, टेंशन की डेफिनेशन हमने अभी तक पढ़ ली है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं कवर, क्योंकि पूरी की पूरी बुक ख़त्म करनी है हमें, पूरी की पूरी बुक। ओके, तो यहाँ पर इरेज कर लेता हूँ। अब बात करते हैं केस बी के बारे में। केस बी में क्या है कि वन बॉडी मूव वर्टिकली, मूव वर्टिकली and second body move horizontally। हॉरिजॉन्टली। ओके, अब यहाँ पर एक फिगर भी बना देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आए। यहाँ पर एक बॉक्स है, ओके, अब यहाँ पर एक पुली है, सही है, एक धागा यहाँ से गया है और यहाँ से घूमकर एक और नीचे एक अपन के पास लोड पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है अपन के पास, एक लोड पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर बात देखने की ये है, पिछली बार दोनों वर्टिकली थे, अब यहाँ पर दोनों हॉरिजॉन्टली हैं, ओ सॉरी, अब एक हॉरिजॉन्टली है और एक वर्टिकली है, तो इसका नाम अपन दे देते हैं मास 1, मास 2। इसका वेट क्या होगा, m2g। इसका वेट क्या होगा, m1g। इसका टेंशन है, इसका भी टेंशन है। ओके, यहाँ पर इसका वेट है। अब यहाँ पर देखने की बात ये है कि टेंशन इसकी यहाँ पर एक्ट करी है, उसकी यहाँ पर इस तरफ। तो यहाँ पर देखने की बात ये है कि ये बॉडी इस तरफ मूव कर रही है, यानी कि हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, ना कि वर्टिकली। वर्टिकली इसलिए मूव नहीं करी क्योंकि इसका जो वेट है वो ऐड कर रहा है डाउनवर्ड, और न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग एक्शन रिएक्शन लॉ की वजह से इसका जो रिएक्शन है वो हो रहा है अपवर्ड, तो वेट ने इसके रिएक्शन को कर दिया है कैंसिल, इसलिए बॉडी ऊपर की तरफ मूव नहीं करी, बॉडी कहाँ मूव करी है, इस तरफ। तो इस पे जो मास 2 है हमारा, आइसक्रीम वाला आ गया, मास 2 पे जो बॉडी फोर्स लग रही है, मास 2 पे जो फोर्स लग रही है वो लग रही है हॉरिजॉन्टल, इसलिए सिर्फ इस पे एक ही फोर्स लग रही है, उसका नाम है टेंशन। पर यहाँ पर वेट भी फोर्स लगा रही है और टेंशन भी फोर्स लगा रही है, तो यहाँ पर दो फोर्सेस हैं। अब चलते हैं हमारे मैथमेटिक्स की तरफ, थोड़ा सा ऊपर करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर इस तरफ से दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो अपन के पास मास 1 है, मास 1 में मास 1 ज़्यादा है, यानी कि वेट ज़्यादा है, इधर लिखता हूँ वेट ज़्यादा है टेंशन से, क्योंकि बॉडी नीचे आ रही है। तो पिछली बार की तरह F1 इज इक्वल टू W1 माइनस टी, और इस तरफ क्योंकि कोई फोर्स वेट है ही नहीं,
तो इधर अपन के पास आ जाएगा F2 इज इक्वल टू टी, क्योंकि इधर वेट है ही नहीं, सिर्फ टेंशन मूव कर रही है, वो भी हॉरिजॉन्टली। तो F इज इक्वल टू ma। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगा दिया, इस तरफ दोनों में फॉर्मूला लगा दिया। m1a इज इक्वल टू W का क्या है, W इज इक्वल टू m2g, W1 इज इक्वल टू m1g माइनस टी, और इधर अपन क्या लगा लेंगे, m2a इज इक्वल टू टी। ओके, इतना समझे, इतना तो समझ ही चुके होंगे आप। अब क्या कर दो, इन दोनों इक्वेशंस को फिर इसकी पहले की तरह ऐड कर दो। क्या कर दो, ऐड कर दो। क्या कर दो, ऐड कर दो। एक मिनट, तो यहाँ पर m1a प्लस m2a इज इक्वल टू m1g माइनस टी प्लस टी। फिर से m प्लस टी माइनस टी हमेशा की तरह कत्ल हो चुके हैं, और यहाँ पर हमने a को, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर a आना था, मैंने g लिख दिया, m2a। यहाँ पर दोनों a को हम ले लेंगे कॉमन, फिर यहाँ पर इक्वेशन बन गई m1 प्लस m2, और यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ m1g। अब ये पूरा यहाँ पर डिवाइड कर, मल्टीप्लाई करें, वहाँ जाके क्या करेगा, डिवाइड, तो m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये हमारी बन गई एक्सेलरेशन की, क्या बन गई हमारी, एक्सेलरेशन की इक्वेशन। अब यहाँ पर टेंशन की इक्वेशन कैसे फाइंड करें। टेंशन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें बताऊँ क्या करना है, ये जो हमारी इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन है हमारी, ये वाली, इस इक्वेशन को फॉर एग्जाम्पल इसका नाम देते हैं इक्वेशन बी नाम दे देते हैं, और इसको दे देते हैं इक्वेशन ए। हमें ये ए किसके बराबर है, m1g अपॉन m1 प्लस m2। हमें ये इक्वेशन इधर पुट कर देनी है, इस ए की जगह पुट कर देनी है, इस ए की जगह। सही है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, थोड़ा समझ लेना दिमाग खोल के। तो m2 इस a की जगह m2a इधर लिख लेते हो पूरी, m1 into a इज इक्वल टू टी। अब इस पूरे a की जगह, और a इज इक्वल टू m1g अपॉन m1 प्लस m2। अब इस पूरे a की जगह हम ये पूरी वैल्यू लिख देंगे। तो m2 इस पूरे a की जगह हम m1g अपॉन m1 प्लस m2 लिख देंगे, इज इक्वल टू टी। अब यहाँ पर इसको, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, ये भी आसान है। तो m1 m2g, क्योंकि m1 m2g पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू टी। खत्म, बात हो गई हमारी खत्म। m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू टी। यहाँ फिर t इज इक्वल टू m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। हो गई भाई ड्राइव, तुम्हारी इक्वेशन हो गई, केस अपन का सोल्व हो चुका है। अब थोड़ा मोमेंटम कर लेते हैं, मोमेंटम भी थोड़ा कवर कर लेते हैं, ताकि, क्योंकि पूरी बुक ख़त्म करनी भाई। छोड़ो इसको, छोड़ो, नीचे से ही इतना बड़ा मोमेंटम है नहीं। मोमेंटम, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब यहाँ पर सिर्फ मोमेंटम ख़त्म कर लेते हैं कि मोमेंटम आखिर क्या होता है। मोमेंटम इसकी डेफिनेशन है क्वांटिटी ऑफ मोशन, बस इतने से वर्ड्स, क्वांटिटी ऑफ मोशन। आपने एक बार नोट की होगी कि आपने बचपन में एक ऐसी गेम ज़रूर खेली होगी, आपके पास एक छोटा सा ट्रक होता है, सही है, ट्रक में से आप धागा टायर होते हैं, धागा लेकर आप जा रहे होते हो, मिट्टी भरने के लिए जा रहे होते हो, तब आपको ये ट्रक हल्का लग रहा होता है, लाइट हल्का लग रहा होता है। लेकिन जब आप इसमें मट्टी भर देते हो, तब जब आप इसको खींच रहे होते हो तब आपको भारी लगता है। फोर्स आप उतनी लगा रहे होते हो, फोर्स आप सेम लगा रहे होते हो, लेकिन
क्योंकि इसका वेट भारी हो चुका है, इसलिए इसका मोशन, इसको फोर्स भी ज़्यादा चाहिए होगी, इसलिए इसका जो फोर्स इसको चाहिए होती है वो ज़्यादा चाहिए होती है। इसी वजह से इसका जो मोमेंटम है वो बढ़ जाता है, यानी इसके मोशन की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है। क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम, कि कितनी मोशन में वो मूव कर रहा है, कितनी मोशन में, कितनी मोशन कर रहा है, उसके अंदर कितनी मोशन है, कितनी मोशन है। मोशन एक क्वांटिटी है, मोशन की भी क्वांटिटी है, उसको हम कहते हैं मोमेंटम। अब यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ मोशन, मिकदार, मोशन की कितनी मिकदार है, मिकदार। अब मोशन को डिनोट करते हैं हम, मोशन को डिनोटेड बाय पी से डिनोट करते हैं। ओके, पी से हमने इसको कर दिया डिनोट। अब सॉरी, ये ऊपर साइन नहीं आएगी, पी से कम करेंगे इसको डिनोट, और इसका जो फॉर्मूला बनेगा P इज इक्वल टू mv, मास और वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी। P इज इक्वल टू mv, सॉरी, P इज इक्वल टू mv, इसका फॉर्मूला है, मोमेंटम का फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू mv। अब इसका जो मोमेंटम का जो SI यूनिट है वो है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। SI यूनिट है जो इसका SI यूनिट है, इसका जो SI यूनिट है वो है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या न्यूटन सेकेंड, यहाँ इसको कहते हैं न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। तो मोमेंटम भी हमने ख़त्म कर लिया, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इजीली आपको समझा दूंगा। अब आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहाँ पर बात ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम भी ख़त्म कर लेते हैं, टाइम थोड़ा सा बचा है अभी भी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या होता है पता है? एक बॉल इधर है, ओके, एक बॉल इधर है, एक बॉल इधर है, एक बॉल इधर है। अब इसका जो अपन वेलोसिटी नाम रख देते हैं u1, इसकी वेलोसिटी रख देते हैं u2। जब ये आपस में टकराएंगे, u1 u2, जब ये आपस में टकराएंगे, ओके, तब उसी वेलोसिटी से टकरा कर, अब गोलगंडे वाला, पहले आइसक्रीम और गोलगंडे, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी उसमें चेंज नहीं आएगी, उसकी जो मोमेंटम है उसमें भी चेंज नहीं आएगी। टकराने से पहले इसका जो वेलोसिटी थी, टकराने से पहले जो इनकी वेलोसिटी थी वो थी u1 u2। बॉडी ए की जो वेलोसिटी वो थी u1, बॉडी बी की थी u2। टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी होगी v1 v2, लेकिन इनकी वेलोसिटी सेम ही है, इनका जो मोमेंटम है वो सेम ही है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो ये है, स्टेटमेंट इधर ये है कि टोटल मोमेंटम ऑफ बॉल बिफोर कोलिजन, कोलिजन मतलब टकराना, टोटल मोमेंटम ऑफ बॉल, मोमेंट ऑफ बॉल्स बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू, बराबर होता है टोटल मोमेंटम ऑफ बॉल्स, टोटल मोमेंटम ऑफ बॉल्स, टोटल मोमेंटम ऑफ बॉल्स आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। अब यहाँ पर एक बात ध्यान में रखने की ये है कि P इज इक्वल टू mv, ऊपर फिर से चलते हैं, P इज इक्वल टू mv। यहाँ पर वेलोसिटी क्या है u1, यहाँ पर वेलोसिटी क्या है u2, यहाँ पर वेलोसिटी क्या है v1, यहाँ पर वेलोसिटी क्या है v2। तो यहाँ का जो मोमेंटम होगा वो होगा P इज इक्वल टू mu1, यहाँ पर जो होगा मोमेंटम P इज इक्वल टू mu2। यहाँ के मास को भी हम m1 लिख देते हैं और यहाँ के मास को m2
यहाँ की वेलोसिटी और मोमेंटम को क्या लिख देंगे m2v2, यहाँ की वेलोसिटी को मोमेंटम को क्या लिख देंगे m2v2, क्योंकि इसका मास है v2 और m2 सॉरी। अब यहाँ पर m1u1 प्लस m2u2, इधर भी इसको भी इधर ही ख़त्म कर लेते हैं ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो m1u1 ये रहा प्लस m2u2, इन दोनों का जो मोमेंटम होगा इन दोनों बॉल्स का बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू होगा m2v2 प्लस m1v1 सॉरी अनदर मिस्टेक, m1v1 इज इक्वल प्लस m2v2 m1v1 प्लस m2v2 बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन मोमेंटम हमेशा सेम रहता है, ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर भी खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन के बारे में, फ्रिक्शन का थोड़ा डेरिवेशन भी करेंगे, थोड़ी सी डेरिवेशन है, और उसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो थोड़ी सी छोटी हो जाएगी क्योंकि आज की वीडियो में हमने बहुत सारा कुछ सीखा है। अगर कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को रिवाइंड करके भी ज़रूर देखिएगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।